नाज़रीन, कराची के साथ इस्लाम में बल्दियाती इंतखाबात में पोलिंग के बाद वोटों की गिनती और नताइज की तैयारी जारी है। PTI, पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी सब फतह के दावे कर रहे हैं। इमरान इस्माइल कहते हैं PTI कराची जीत चुकी है। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं जमात इस्लामी सबसे आगे है। पीपल्स पार्टी रहनुमा सईद गनी कहते हैं पहले नंबर पर हम या फिर जमात इस्लामी होगी। सबसे बड़े शहर की कुर्सी पर सबकी नजर है। 240 यूसीज पर इलेक्शन हो रहे हैं। मेयर कराची के लिए 124 पर जीत जरूरी है। मेयर कराची किसका होगा, इसी पर फैसला जल्द हो जाएगा। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर हसनैन जावेद, और उनके अलावा हमारे साथ मौजूद होंगे मियां सैफुर रहमान तजियाकार हैं, और उनके अलावा हमारे साथ मौजूद है MQM रहनुमा शेख सलाउद्दीन और उमर डार साहब रहनुमा PTI, और राना अरशद साहब रहनुमा PMLN, और उनके अलावा हमारे साथ मौजूद होंगे जमात इस्लामी के रहनुमा साहबजादा तारुकुल्ला। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपकी तरफ आएंगे। जो है वोटिंग की गिनती, नताइज की तैयारी जो है जारी है, क्या कहेंगे आप, कौन लीड कर रहा है? अच्छा, देखिए, लीड तो मेरा ख्याल है कि आपके सामने अभी तक कहा गया है कि 100 पोलिंग स्टेशंस के और 100 यूसीज के अंदर जो है वो जमात इस्लामी की तरफ से मतलब लीड आ रही है। लेकिन हमें देखना होगा, कुछ जायज़ा लेना होगा कि इससे पहले क्या होता रहा। तो मेयर के तौर पे अगर हम गौर से देखें तो जमात इस्लामी तकरीबन 3 बार मेयर बन चुकी, इसी तरीके से MQM भी बन चुकी। आपको याद होगा 2000, लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात यह कि पहली MQM ने ये कोई पहली दफ़ा जो है वो बल्दियाती इलेक्शंस के ऊपर से जो है वो बाइकआउट नहीं किया। इससे पहले 2001 में भी किया। उनका बात जायज़ भी है और यही बात तहरीक इंसाफ की है, लेकिन मुझे नहीं आती कि आगे वो करना क्या चाहते हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के ऊपर उनको भी एतमाद नहीं। अच्छा, 2 पार्टीज हैं जिनको एतमाद नहीं, और आज खालिद महबूब सिद्दीकी और बाकी तमाम रहनुमा क्योंकि अब एक हो गए हैं, और उन्होंने कहा कि हमें जो है वो तकरीबन शहरों के जमहूर पसंद लोगों ने कहा कि मुहाजिरों, पंजाबी, पठानों, बलोचों, सिंधियों, सराइकियों, ये वही दोबारा लिसानी निज़ाम शुरू हो गया, और उसी के तहत जो है वो बात की गई कि हमें दीवार से लगाया जा रहा है, और दीवार से लगाने वाली बात की, और इस बुनियाद पे वो इलेक्शन से यानी आखिरी मोमेंट के ऊपर अलग हो गए। अब बात ये हुई कि राना सनाउल्लाह साहब ने यानी जो मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी और आसिफ जरदारी साहब यानी PPP की तरफ से भी कहा गया कि उनको वोट इस इलेक्शन का हिस्सा होना चाहिए था। अगर वो इलेक्शन का हिस्सा होते तो हम एक जमहूरी निज़ाम का सिलसिला बनते। लेकिन ये जमहूरी निज़ाम क्या होगा, ये किस तरह का जमहूरी निज़ाम होगा, ये सबको पता है कि मेयर बन भी जाए तो इनके हाथ में कुछ भी नहीं है। जो कराची का हाल हो चुका है, ना स्ट्रक्चर है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब कुछ कचरा और पागल कुत्ते शहर के अंदर। और इसी तरीके से वसीम अख्तर साहब ने जो हालात जब उनके मेयरशिप के अंदर थे तो उन्होंने कहा था मेरे हाथ बंधे हुए हैं। तो हर किसी के अगर हाथ बंधे हुए हैं तो किस तरह चलेगा। लेकिन अगर आप ये देखें कि जिस तरह मैंने अब्दुल सत्तार अफगानी साहब की बात की, फिर उसके बाद नेमतुल्लाह साहब की बात की, नेमतुल्लाह साहब के मामले में ये कहा जा सकता है कि उनके दौर के अंदर बहुत से लोगों ने देखा कि कराची के अंदर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुई, और अभी उसी की बुनियाद के अंदर बड़े बबांगे दौल और बड़े मजबूत अंदाज के अंदर जो अब के जमात इस्लामी के जो वहां पर लीड कर रहे हैं, उन्होंने बड़े शानदार तरीके से कहा कि हम लीड करेंगे और इन तमाम पार्टीज के साथ करेंगे। लेकिन अब मामला ये है कि इधर बल्दियाती इंतखाबात से वफाक ने भी हिलना है। अब सोचना यह है कि इन्होंने अभी तक तो बल्दियाती इंतखाबात से बाइकआउट किया है। बाइकआउट करके क्या ये वफाक के साथ भी रहते हैं या नहीं रहते? अगर वफाक टूटता है तो उसके बाद जो है वो जो सदर आरिफ अलवी अगर शहबाज शरीफ साहब से जो है वो एतमाद का वोट मांग लेते हैं तो क्या मामला बनेगा। और अभी अगली बात यह है सोचने की कि जमात इस्लामी जो है वो हाथ मिलाएगी या नहीं मिलाएगी, यानी PTI के साथ। PTI के पास इस वक्त तगड़ी पोजीशन नहीं है यूसीज के अंदर, कराची के अंदर यूसी के अंदर। मेरा ख्याल है, मैं जाती ख्याल के मुताबिक कह रहा हूं कि तगड़ी हालत नहीं है। लेकिन अभी इमरान फैक्टर इतना मजबूत हो चुका है कि उनको किसी ना किसी तरीके से, चाहे वो जमात इस्लामी हो या कोई भी जीतने वाला, उसको हाथ मिलाना पड़ेगा। अब अगर MQM जो है वो अगली किसी मतलब जनरल इलेक्शन की तरफ मूव करती है, और वो अभी तो ये कह दिया, लेकिन सबकी एक कॉमन बात होगी। अभी इंटरेस्टिंग बात यह कि राना सनाउल्लाह साहब ने कह दिया कि हमें इलेक्शन कमीशन पे एतमाद नहीं। अब ये बात करेक्ट कर लेंगे अगर उनकी जमात की कोई रहनुमा है तो। इसी तरीके से PPP ने भी कहा कि हमें इलेक्शन कमीशन पे एतमाद नहीं। MQM ऑलरेडी बाइकआउट कर चुकी है इसका। और इतना कम टर्नओवर जो कि खुद आपको सामने वो मुंह बोलता सबूत है कि वो ये कह रहे हैं कि जनाब
जनाब इसका मतलब यह है कि इलेक्शन कमीशन ही शफाफ नहीं है, किसी को उस पर एतमाद नहीं है। लेकिन मुझे बड़ी हैरान कुन बात है कि पीपल्स पार्टी की तरफ से यानी आसिफ जरदारी साहब का ये पैगाम और राना सनाउल्लाह की तरफ से भी ये बात पैगाम के जो है वो इलेक्शन कमीशन जो है वो बायस्ड हुआ या जो भी मामला बना, और इसी तरीके से 7 कैंपों के ऊपर उधर आग लगाई गई। और इसका मतलब, और उसको ऑफ कोर्स ये हमेशा नामालूम रहता है, लेकिन नामालूम रहेगा या निजाम कैसे चलेगा। बात यह है कि कराची किसका है, कचरा कौन साफ करेगा, निजाम कौन बनाएगा, वहां पे ये जो लिसानी निजाम को कौन तोड़ेगा, और धूल और डस्ट और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये डेवलपमेंटल फंड्स कौन देगा, और ये सारा निजाम किस तरह चलेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने बदनज़मी के कुछ वाक़यात की बात की, तो उसमें जो एडिशनल आईजी साहब हैं उन्होंने कहा कि इस तरह के छोटे मोटे वाक़यात जो हैं ये जमहूरियत का हुस्न है। क्या कहेंगे इस पे? ये जमहूरियत का हुस्न है। इस जमहूरियत के हुस्न के बारे में मैं मेरे ख्याल में मियाँ सैफुर रहमान साहब के पास जाना चाहता हूँ। तो हुजूर आप फरमाइए कि ये जमहूरियत का हुस्न कैसा है, ये आपको हुस्न कैसा लगता है जिसने कराची को बर्बाद कर दिया, किसी ने कचरा मंडी बना के रख दिया और वहाँ पे पागल कुत्ते इंसानों को काट रहे हैं, ये आपको जमहूरियत कैसी लग रही है? प्रोवर्बियल बन गई है कि मुहावरों पर मबनी पूरे के पूरे स्लोगन्स बन जाते हैं, आपका नैरेटिव इस पे बन जाता है, आपकी पूरी सियासत का महवर ही वो अनवांटेड डिबेट्स बन गए हैं कि जिसमें आप उसी में आप मौज मस्ती में रहते हैं। काम जैसे आप कह रहे हैं कि काम, देखें गवर्नेंस संजीदा काम है डॉक्टर साहब, जैसे आप तो खुद जानते हैं, तो आप कई मॉडल्स बनाते रहते हैं। एक देखिए हमारे यहाँ दुनिया भर में 2 ऐसे महकमे होते थे, ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड, वेज एंड मीन्स। वो तो मेरा हमारे यहाँ दफन हो गए, पता नहीं जेरे ज़मीन जेरे समंदर कहाँ पे जाके वो पड़े हुए हैं, निचली सतह पे तय पे, कोई पता नहीं है किसी को। यानी कि इतना कंफ्यूजन है हर तरफ, या फिर कुछ ऐसे है कि लोग सिर्फ कि जनाब हम सिर्फ वी आर द प्रिविलेज्ड वंस, कि हम प्रिविलेजेस के लिए आना है, हमने ये इक़्तिदार एक जीना है टू एंजॉय द प्रिविलेजेस ऑफ लाइफ, और दूसरों से हमने किस तरह मुख्तलिफ अपने आप को सुपीरियर बन के दिखाना है। तो ये जब तक सुपीरियरिटी इंफीरियरिटी, ये बढ़तरी और कमतरी का ये जो हमारा एक चल रहा है आपस में क्लैश, ये नहीं ख़त्म होगा तो वाकई बात आपकी बिल्कुल मैं बजा आपने फरमाया कि जमहूरियत किस तरफ जा रही है, जमहूरियत का हुस्न किस तरफ जा रहा है। अच्छा सर, ये जमहूरियत हसीन रही नहीं। आपकी ये जमहूरियत की इसी हुस्न को लेके सवाल हम लेके चलते हैं रहनुमा MQM की तरफ। सर फरमाइएगा सलाउद्दीन साहब के ये सारा मामला बताएं कि क्यों बायकॉट किया गया, और तारीख भी ऐसी है कि इलेक्शन से पहले भी बायकॉट किया गया, अब भी बायकॉट किया गया, और आप क्या समझते हैं कि ये बायकॉट कर आपने क्या मैसेज देना चाहते हैं, इससे जो मामलात हैं वो बिगाड़ का शिकार होंगे या आपने ये जमहूरी फैसला किया? यकीनन ये सबके लिए एक सवाल निशान है, और ख़ास तौर पर मैं समझता हूँ कि इन इदारों के लिए जो कि इलेक्शन जिनका काम है साफ और शफाफ इलेक्शन कराने का, ख़ास तौर पे देखिए इस वक्त जो पोजीशन थी और आपके सामने भी पोजीशन है इस वक्त भी, कि कराची एक सबसे बड़ा शहर पाकिस्तान का जिसकी आबादी 3.5 करोड़ से ज़ायद हो चुकी है अब, और अब हमें इस मरदमशुमारी में हाफ गिना जाता है, यानी कि 1.5 करोड़ की आबादी कही जाती है। अच्छा, यहाँ से स्टार्ट होता है सब कुछ, और इस स्टार्ट के अंदर हम बहुत अरसे से, जिस वक्त हम तहरीक इंसाफ के साथ कोalition में थे, हमने उनको भी बावर कराया, उनको समझाया, उन्होंने इस बात को एड्रेस भी किया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं बिल्कुल इसके सेंसस का हम जो है इयादा करेंगे, और उसके बाद आपको जो है बिल्कुल इसका एक और मौका मिलेगा जिसमें आप दोबारा सेंसस करा सकेंगे। अच्छा सर, ये बताइए हल्का बंदियों के ऊपर आपको एतमाद बिल्कुल नहीं था, इसके बारे में ये बताएं, और ये भी बताएं कि जनरल इलेक्शन जब आएंगे तो उससे पहले आपने ये मैसेज बड़ा लाउड एंड क्लियर दे दिया कि आपको इलेक्शन कमीशन पर एतमाद नहीं। एम आई राइट? देखिए बिल्कुल सही है, मैं आपको उसी तरफ लेके जा रहा हूँ। मैं थोड़ा सा अब 1-2 मिनट अगर मुझे दे देंगे तो आपको सारी चीज़ें समझा सकूंगा मैं। देखिए मैं सेंसस की बात इसलिए कर रहा हूँ कि कराची सबसे बड़ा शहर है पाकिस्तान का, जो आप जिसको इंजन कहते हैं माशी, तो इसके लिए आपको बहुत कुछ करना होगा। हम इसको आहिस्ता आहिस्ता लेके चल रहे थे, अब जबकि इलेक्शन हमारे सर पे आ गए, उसके बाद हमने तकरीबन 6 से 7 महीने तमाम जितने भी हमने जो हमने रास्ता इख्तियार करना था आईनी तौर पर, हमने अदालतों में गए,
हम इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान भी गए, हमने पीपल्स पार्टी से भी रिक्वेस्ट की कि भाई देखें कोalition पार्टनर होने के नाते आप कम से कम डीलिमिटेशन के अंदर जो कि लेकिन सर वसीम अख्तर साहब ने तो कोई परफॉर्मेंस नहीं दी थी ना, तो उस परफॉर्मेंस की बदलते अवाम का तो जो आपके पास रिपर्शन आया है और जो रिस्पॉन्स उन्होंने दिया है वो आपके सामने है। वोटर टर्नओवर ही नहीं है, फरमाइएगा। वोटर टर्नओवर हमारे बाइकाट की वजह से नहीं है यार, इसके बात को समझने की कोशिश करें कि ये इससे वसीम अख्तर का ताल्लुक है ही नहीं। वसीम अख्तर का ताल्लुक इस बात से कि जब मेयर कराची थे तो उन्होंने 140A आइन के तहत गए, इख्तियारात के लिए इख्तियारात नहीं दिए गए। मैं आपको यही समझा रहा हूं कि आप इस बात को समझने की कोशिश करें कि हम अदालतों का रास्ता हमने इख्तियार किया, जब उन्होंने नहीं माने तो उसके बाद हमने बैकआउट किया और हम रोड पे आएंगे। अब हमने अब अपने वोट की ताकत का इस्तेमाल रोड से होगा, जब वोट से नहीं होगा तो रोड से लेंगे। बात यह कि अवाम ने आपको दिखा दिया कि आप जो मैंडेट होना, जो आपको टर्न आउट चाहिए था वो टर्न आउट नहीं दिया। जब अवाम ने टर्न आउट नहीं दिया तो उनको तो मालूम है कि यहाँ मामलात क्या चल रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ ऊपर बैठकर सिर्फ ये नक्शा खींचना कि जमात इस्लामी जीत गई, फला जीत गया, फला जीत गया, ये हर वो उस वक्त जीतते हैं जब इलेक्शन का बायकाट एमक्यूएम करती है। 2001 से आप उठा के देख लें कि जब बायकाट किया है तो दूसरी पार्टियां आती है, अदरवाइज यहाँ नहीं आ सकती। इसलिए कि हमारा एक मैंडेट है कराची के अंदर, हम अवाम के अंदर रहते हैं। मैं आपकी के बायकॉट को आपके बायकॉट की ही बात के ऊपर मैं पूछ लेता हूं रहनुमा जमात इस्लामी साहबजादा तारिकुल्लाह साहब से। तारिकुल्लाह साहब फरमाइएगा, जमात इस्लामी बड़ी पुरअज़म है और इलेक्शन का जो बायकॉट इन्होंने किया एमक्यूएम ने, क्या आप समझते हैं कि अपनी पिछली परफॉर्मेंस की बुनियाद के ऊपर यानी डर गए या भाग गए, या आप लोग जो हैं वो ज्यादा पुरअज़म है? क्योंकि आपको पता है कि नेमतुल्लाह साहब ने भी काम दिखाया था, आपके अब्दुल सत्तार अफगानी साहब ने भी काम दिखाया था, और जमात इस्लामी जो है वो सिर्फ ये इनका जो नारा है वो मजाक के तौर पे लिया गया कि हल सिर्फ जमात इस्लामी। तो ये क्या मामलात हैं सर? जमात इस्लामी ने वाकई यूसीस के अंदर अपने हल्के के अंदर काम किया, और अगर ये जीत जाते हैं तो क्या आप समझते हैं कि आप वाकई परफॉर्म कर सकेंगे? बात यह है ना कि मैं एमपीए रहा हूँ, मैं 9 साल डिस्ट्रिक्ट नाजिम रहा हूँ, मैं एमएनए भी रहा हूँ। जो उमर डार साहब मुझे फरमाइएगा सर, यही वाला सवाल आपसे सर, क्या लगता है सर ये एमक्यूएम ने क्यों मतलब ये बात तो उनकी दुरुस्त है यहाँ पर कि वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, इसी तरीके से पीटीआई भी ट्रस्ट नहीं करती, और जमात इस्लामी ने हर सूरत हाल के अंदर भी वो इलेक्शन में है और आप भी इलेक्शन में हैं। आपको क्या लगता है सर एमक्यूएम का जो है वो टेक ठीक है? ये है कि उनका जो मौक़िफ़ सामने आया है बाइकाट करने की वजह, वो तो यही है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो बायस्ड है, तो इसलिए वो इन इंतखाबात का जो है वो बाइकाट कर रहे हैं एमक्यूएम वाले। तो बाकी तरीके इंसाफ तो पहले दिन से ही इलेक्शन कमीशन के बारे में तारिक साहब मैं आपके साथ आ रहा हूँ क्योंकि उमर साहब अभी साथ। जी फरमाइएगा सर। चाहता था कि मैं एमपीए रहा हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट नाजिम 9 साल रहा हूँ, मैं एमएनए कौमी असम्बली का मेंबर रह चुका हूँ, मुझे सारे पॉलिटिकल पार्टी का किरदार मालूम है। ये सारे पॉलिटिकल बल्दियात में इंटरेस्टेड नहीं है, वो कभी नहीं चाहते कि वो बल्दियाती सिस्टम को कायम दायम रख सके, वो सिर्फ एमपीए एमएनए के चक्कर में पड़े हुए हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा ताल्लुक रहा है, बल्दियाती सिस्टम इस जमहूरियत की नर्सरी है, और जब तक पाकिस्तान में बल्दियाती सिस्टम कामयाबी की तरफ गामजन न हो, पाकिस्तान में कभी भी जमहूरियत पल न फूल सकेगा। तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि कराची एक बहुत बड़ा शहर है। कराची में 2 दफा जमात इस्लामी का नाजिम आला या डिस्ट्रिक्ट नाजिम रह चुके हैं, अफगानी साहब की शक्ल में, इसी तरह नेमतुल्लाह साहब की शक्ल में। लोगों का उनकी कारकर्दगी मालूम थी, और इस दफा हुकूमत ने अपने सारे हरबे इस्तेमाल करके इलेक्शन को यानी मुलतवी करना चाहता था, लेकिन एक जमात इस्लामी का और खासकर हाफिज नईम साहब का एक कैरेक्टर था कि उन्होंने अपना हौसला बुलंद रखा और हुकूमत को इस बात पे मजबूर किया कि आप इलेक्शन करें। हम जिस इलेक्शन, ये बात तो दुरुस्त है सर कि इससे पहले क्योंकि जमात इस्लामी पूरे पाकिस्तान के अंदर
इस तरीके से मजबूत तरीके से इलेक्शन के अंदर या इस नक्शे के ऊपर नजर नहीं, सियासी नक्शे पे नजर नहीं आ रही थी। अब आप सियासी नक्शे पे आ गए हैं सर, आपको क्या लगता है सर, ये जो MQM का जो मुतालबा था ये दुरुस्त नहीं था? पाकिस्तानी कौम हमें मौका दे, कराची में हमें अगर इस दफा मौका मिला तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हम वहाँ पे क्या करना चाहते हैं। हम इस शहर को इंशाल्लाह आबाद करेंगे, उसको रोशनी का शहर दोबारा बनाएंगे, वहाँ पे लोगों को रोजगार देंगे, वहाँ पे तरक्की का एक। अच्छा सर, उमर डार साहब मैं अब आपके पास आना चाहूंगा। उमर डार साहब फरमाइएगा कि ये जो आपके हालात आपके सामने हैं, राना सनाउल्लाह साहब ने भी इलेक्शन कमीशन पर इतमाद का इजहार जो है कहा कि ये बिल्कुल इलेक्शन कमीशन गैर फाल है, पीपल्स पार्टी ने भी कह दिया, तो रहनुमा ये MQM भी तो यही कह रही है और PTI भी ये कहती है, तो जनरल इलेक्शन किसने करवाने हैं सर? तरीके इंसाफ की तो एक खुली राय है बहुत पहले से इलेक्शन कमीशन की तरफ, और मैं समझता हूं कि अभी हाल ही में जो आपने बात की है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, राना सनाउल्लाह और MQM तो बाइकआउट ही कर गई, तो इसके बाद मैं नहीं समझता कि इस इलेक्शन कमीशन की कोई बाइकआउट करना चाहिए था। आप क्या कहते हैं सर? आप लोग भी तो, आपका भी तो कराची में यूसीज में इतना ज्यादा ताकत नहीं है, आपके पास इमरान खान फैक्टर जरूर है, लेकिन इनका तो काम भी था यूसीज में, ये तो हल्का बंदियों का बहाना करके तो इन्होंने इलेक्शन से बाइकआउट कर दिया। आप क्या कहेंगे? ये उनकी जमात का एक अपना फैसला है कि वो इस इलेक्शन से बाहर रही हैं। मैं समझता हूँ उनको रहना चाहिए था इस इलेक्शन का हिस्सा, बाकी जो उनका मौकफ था वो सारी कौम के सामने है। तहरीक इंसाफ भी पहले दिन से ही इलेक्शन कमीशन के ऊपर अदम एतमाद रखती है, लेकिन उसके बावजूद हम इस इलेक्शन प्रोसेस में गए हैं। देखिए, एक तो मैं आपको अर्ज करूं वो कि इसमें कोई दो राय नहीं कि ये जो बल्दियाती इंतखाबात होते हैं ये पॉलिटिकल पार्टीज के लिए एक इंतहाई खास अहमियत रखते हैं। उनके जो फ्यूचर जनरल इलेक्शन होने होते हैं उसके लिए आप कह लें कि एक यूनियन काउंसिल की सतह पर पार्टियों की एक पनीरी लगाई जाती है। दूसरा, मैं अर्ज ये भी करना चाहूंगा कि पाकिस्तान के अवाम एक्चुअली इस वक्त बल्दियाती इंतखाबात की मुंतजिर नहीं है। पाकिस्तान के अवाम बड़ी शिद्दत से जनरल इंतखाबात के मुंतजिर है। यही वजह है कि कराची में आज टर्न आउट कम आ रहा है, क्योंकि जो लोग हैं वो उन्होंने इस बल्दियाती इलेक्शन में कोई दिलचस्पी खास नहीं ली, वोटर घरों से बाहर नहीं। सर MQM भी तो यही कह रही है कि जमहूरियत का जनाजा ऐसे ही उठेगा। अच्छा सर, आप ये मौजूद रहिएगा, मैं जरा राना अरशद साहब के पास जाना चाहता हूं और मैं पूछना चाहता हूं कि सर जमात इस्लामी हो या MQM हो, मुझे MQM का भी ऐसे लगता है कि वो हाथ PTI से मिलाएगी। राना अरशद साहब, आप क्या फरमाते हैं सर? आपने भी इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो है कहा कि अदम एतमाद का इजहार किया सर। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, कुछ पॉइंट ऑफ व्यू होता है, अदरवाइज इलेक्शन कमीशन पर अदम एतमाद वाली बात नहीं है। वो जो सिंध गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू था तो बिल्कुल इंटीरियर मिनिस्ट्री ने बिल्कुल उस चीजों को इंडोज किया था, और एक हमारा पॉइंट ऑफ व्यू था कि इन मामलात में जो PDM की पार्टियां हैं या MQM है उनके पॉइंट ऑफ व्यू को देखा जाए। लेकिन जब वो बात सुनी गई और उसके बाद एक फाइनल डिसीजन आ गया, तो देखिए इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट अदारा है, उनकी एक अपनी रूलिंग है और आइन के मुताबिक उन्होंने परफॉर्म करना होता है। तो वो इलेक्शन कंडक्ट करवा रहा है और उनको फैसिलिटेट करना आफ्टर फाइनल डिसीजन वो हमारी जिम्मेदारी है। और मैं समझता हूँ कि एक इम्पॉर्टेंट बात है कि देखें, MQM ने कहा, मैं MQM से भी इनकी टेक लूंगा अभी, लेकिन MQM ने कहा कि महाजर कौम सिंध के शहरी इलाकों को और ये सारे लोगों को दीवार से लगाने चाह रहे हैं, और ये फिर लिसानी फसादात की तरफ भी बात जा सकती है। सर ये बताएं कि इनको दीवार से कौन लगाना चाह रहा है? आप लोग ताकत के अंदर हैं, आप लोग वफाक के अंदर हैं, आप लोगों की हुकूमत है, आप ही की जरदारी साहब के साथ कोलिशन गवर्नमेंट है, और आप लोगों ने उनके साथ ये क्या मामला किया, और फिर आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो उन्होंने तरीकाकार ठीक नहीं किया और हदबंदियों की बात उन्होंने नहीं मानी। ये क्यों नहीं मानी सर? इंडिपेंडेंट जो उनका जो एक रोल है इलेक्शन कमीशन का, वो बिल्कुल आजादाना होता है सर। और हमने जो डायलॉग हुए MQM से PDM के या पार्टी की लीडरशिप के, हमने उन चीजों को इंडोज किया। हम MQM वाले हमारे भाई हैं, हमारे साथी हैं, उनके तफसात को हमने रियलाइज किया
और उसके बाद एक तरीकेकार होता है कि जब सिंध गवर्नमेंट ने रिकमेंडेशन दी कि इन हालात में इलेक्शन करवाना मुश्किल है और फिर फेडरल गवर्नमेंट ने उनको इंडोर्स किया, लेकिन जब एक फाइनल डिसीजन मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी या चीफ इलेक्शन कमीशन ने डिक्लेयर कर दिया, अनाउंस कर दिया, तो उसके बाद इशू ये है ना। जी अर्शद साहब, मैं जरा एक आपके यहाँ हम जरा एक राय ले लेते हैं और हम देखते हैं कि क्या हालात चल रहे हैं। ब्यूरो चीफ साहब हमारे यहाँ से मौजूद हैं। काशिफ मुनीर साहब, फरमाइएगा कि इस टाइम पर क्या मामला चल रहे हैं, कौन आगे जा रहा है? पीटीआई है आपके पास, नून लीग है, पीपीपी है और जमात इस्लामी है। जमात इस्लामी का तो जोशो खरोश बड़ा ऊपर है और वो कह भी रहे हैं कि हम आगे लीड ले रहे हैं। असल हालात क्या हैं, फरमाइएगा। मेरा ख्याल में उनको डिस्कनेक्ट हो गए सर। मैं तो अच्छा, उनसे राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। अभी हम बात करते हैं राना अरशद साहब से। सर, कहा जा रहा है कि एमक्यूएम बाइकआउट के बाद टर्नआउट ज़्यादा नहीं रहा, ये इखलाकी तौर पर एमक्यूएम इसको अपनी कामयाबी भी करार दे रहा है, क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखें जी, टर्न आउट की अगर आप बात देखेंगे तो ये तो बल्दियाती इलेक्शन है, इसमें हमेशा ज्यादा होता है, लेकिन ये हालात पे भी डिपेंड करता है। और जो नेशनल सीटों का इलेक्शन हुआ था उसकी आप देख लें कि कराची में क्या सिचुएशन रही है और पिछला रिकॉर्ड आपके सामने है। और मैं समझता हूं कि एमक्यूएम वाले हमारे भाई हैं, हमारे इत्तेहादी हैं और उनके फैसले की हम। अच्छा अरशद सर, नाना साहब, आपको कितना लगता है ये कितना अरसा आपके भाई रहेंगे? खबरें ये भी हैं कि शायद वो पीटीआई के साथ हाथ मिला लेंगे और आपकी तरफ जो है वो कट जाएंगे और फिर मुमकिन है कि एतमाद का वोट भी मांगना पड़ सकता है शहबाज शरीफ साहब से, सदर अलवी की तरफ से। नो प्रॉब्लम, नो इशू। हम पॉलिटिकल लोग हैं, हमने इमरान खान के इत्तेहादियों से जब डायलॉग किए वो हमारे साथ मिले और हमने आईनी तरीके से। काशिफ मुनीर साहब के पास जाने से पहले, काशिफ मुनीर साहब के पास जाने से पहले मैं जो है रहनुमा एमक्यूएम सलाहुद्दीन साहब से बात करना चाहूंगा। सर, ये बताएं, ये बाइकआउट को आपने किस तरीके से लिया है? आप कहते हैं कि ये भी हमारी जीत है, वो किस तरह से जीत आप मानते हैं? सलाहुद्दीन साहब। प्लीज सुन लें। ब्यूरो चीफ कराची काशिफ मुनीर साहब, फरमाइएगा कि अभी क्या हालात चल रहे हैं? काशिफ मुनीर साहब। काशिफ मुनीर साहब से राब्ता बहाल करने की कोशिश करें, जैसे उनसे राब्ता होगा उनसे आपको मज़ीद जानेंगे जो लेटेस्ट अपडेट है। अभी हम मूव करेंगे मियां सैफुर रहमान की जानिब। सर, बताएगा कि बल्दियाती इलेक्शन आते ही खालिद मकबूल सिद्दीकी और फारूक सत्तार साहब जो हैं वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, अच्छे खासे वो बरसने वाले अंदाज में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। साथ में वो ये कहते हैं कि हमने ये खैरात की है मेयरशिप। किस तरह से देखते हैं? एक जानिब वो काफ़ी एग्रेसिव नज़र आते हैं, साथ ही वो कहते हैं कि हमारी इखलाकी फतह। किस तरह से देखते हैं? साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि वोटर जो हैं उनके निकलने की वजह जो ये है कि एमक्यूएम ने बाइकआउट किया हुआ है। मियां सैफुर रहमान साहब, अगर आप सुन पा रहे हैं। जी, मैं तो सुन रहा हूँ जी, मैं बोल रहा हूँ, बल्कि आवाज़ आ रही है कि नहीं? जी, फरमाइए। जी, देखें, सिंध अर्बन में तो उनके पॉकेट्स ऑफ इन्फ्लुएंस तो एमक्यूएम के रहे हैं, लेकिन एमक्यूएम फिर बाद में आपस में तकसीम हुई, उनकी अपनी भी वजूहात थी। दूसरा, ये हमारे यहाँ अभी तक बात की जा रही है कि जी इंडिपेंडेंट अदारा, पाकिस्तान में तो गालिबन एक ही कोई इदारा है जो गुज़िश्ता 7 दहाइयों से इंडिपेंडेंट रहा है, बाकी तमाम इदारे किसी न किसी शक्ल में वो डोमिनेट या डिक्टेशन लेते रहे हैं कहीं ना कहीं से। और इसका भी एक बुनियादी वो एक अपना अखज़ करते थे ताकत इस बात से कि जी सेपरेशन ऑफ पावर्स हैं, कि आइन जो कहता है कि जी अपने अपनी हदूद और क़यूद में रहें, हमारी अकाउंटेबिलिटी कोई ना दूसरा करे। लेकिन इससे कुछ अदारे हमारे एक या दो मुंह जोर हो गया, आपस में नेक्सस बना लिया और बाद में फिर हम आज बात कर रहे हैं यहाँ बैठे हुए कि जी इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट नहीं है। और इसमें हम तमाम लोग जो ज़्यादातर इक़्तिदार में रहे, ड्राइविंग सीट पर रहे, वो लोग भी इस सारे अमल में बाकायदा हिस्सेदार हैं या कम से कम ओवर्ट तरीके से और कवर्ड तरीके से। सलाहुद्दीन साहब, आप मेरे ख्याल में मियां सैफुर रहमान साहब को सुन रहे थे सर?
तो अब बात यह है कि जब ये सूरत हाल होगी, देखें कराची की थोड़ी सी डायनेमिक्स देखें ना सोशल, वहाँ के लोग काफ़ी हद तक वोकल हैं और नेचुरली MQM चूँकि एक रिप्रेजेंटेटिव पार्टी है वो भी वोकल हैं, अपनी बात कह देते हैं। और बात बात यहाँ पे हमने उनकी कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जब वो उनके अंदर नाराज़गियाँ हुई, डिसेंशंस हुई, वो लाहौर तशरीफ लाए और ऐसी ऐसी लैंग्वेज बोली गई कि हम उसको अखबार में छाप नहीं सकते थे। अब कुछ जगहों के ऊपर ये भी कहा जा रहा है और ये कुछ मामलात भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हम अपने हक के लिए आगे बढ़ेंगे और इसी तरीके से हमें दीवार से लगाया गया है और ना उनका नून लीग पर एतमाद, अब ना PPP पे एतमाद, ना किसी से वो हाथ मिलाएंगे, तो ये रिटर्न ऑफ इल्ताफ फैक्टर ना बन जाए कहीं सर, क्या कहेंगे? उन्होंने कभी भी किसी पे एतमाद नहीं किया, हर एक से एतमाद किया भी और नहीं भी किया। तमाम जमातें माजी में एक एक करके उन्होंने भी ट्राई किया और जमातों ने भी उनको ट्राई किया। सलाहुद्दीन साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? अब ये बताएं कि मुझे आप जितना टाइम दे रहे हैं वो टाइम है मैं आपके पास तो सही है, वरना मैं बंद कर देता हूं। नहीं सलाहुद्दीन साहब, आप आपके पास मुकम्मल टाइम है, आप मुझे पूरा बताना है कि आप ये फरमाइए कि बल्दियाती इलेक्शन से बताइए और उसके बाद आप किससे हाथ मिलाएंगे, आगे क्या होने वाला है और अगली सियासत का निज़ाम आप किस तरह देखते हैं, और अभी करंट सिचुएशन जो टर्न आउट की है उस पर भी बताएं कि आपने कहा कि हम जीत रहे हैं, फरमाइएगा। देखिए करंट जो सिचुएशन है उसके अंदर यूसी चेयरमैन और ये वाइस चेयरमैन और दूसरे पैनल्स, कुछ पैनल्स ऐसे भी हैं जो 10 वोट लेकर कामयाब हुए हैं, कुछ 25 लोग वोट लेकर कामयाब हुए हैं। ये आप शायद अपने तमाम चैनल्स पे दिखा भी रहे थे। एक तो ये जब मौकफ इसका मतलब है सही हुआ, आवाम जो है आवाम ने बायकॉट कर दिया। दूसरी बात ये कि आप पहले इस बात को समझे कि हमने बायकॉट क्यों किया। ये नहीं समझना चाहता हूं सर, आप हाँ, हमारा जो क्लेम है वो 70 यूसीज कम है, यानी कि जो इस वक्त 246 के ऊपर जिन्होंने ये इलेक्शन कराया है इसमें 70 यूसीज कम है। और उसके बाद में हुआ ये कि जब हमारी बातचीत हुई, हम सुप्रीम कोर्ट गए, फिर हाई कोर्ट गए, तो उन्होंने कहा कि आप जो है सूबाई गवर्नमेंट से बात करें। सूबाई गवर्नमेंट से जब बात हुई तो उन्होंने कहा अच्छा सही है, हम 53 को एक्सेप्ट करते हैं। इस वक्त 53 यूसीज को एक्सेप्ट किया। उसके बाद हम दोबारा जब गए इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में तो उन्होंने 53 यूसीज ऐड करने के लिए मना कर दिया। अब मुझे बताएं कि 70 यूसीज और ये कम है, और जो यूसीज हैं वो एक यूसीज जो है हमारे पास, जो कराची में हमारी अपनी तादाद जो है उसमें 90 जो है वहां पे 90 हजार वोटर्स के ऊपर है, और उनकी जो पीपल्स पार्टी ने अपनी डिलिमिटेशन जो की है उसने 20,000 यूसी पे एक यूसी है। तो हमें तो यही बहुत बड़ा फर्क हो गया। उसके बाद आप ये देखें कि 70,000, 80,000, 90,000 को भी 5 लाख रुपए मिलेंगे और 20,000 को भी 5 लाख रुपए मिलेंगे। जब ये NFC अवार्ड होगा तो ये सारी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह होगी, कराची फिर वो कचरा बन जाएगा। लेकिन सर बाकी पार्टीज को भी एतराज था हल्का बंदियों से, लेकिन फिर भी वो जमहूरी प्रोसेस में वो शामिल तो हुए हैं ना, सिर्फ आप लोगों ने क्यों बाइकआउट किया है? जमहूरी प्रोसेस में पिछले साल हमारा मेयर था, हम खुद मौजूद थे, हम नहीं काम कर सके, हम डिलीवर नहीं कर सके, इसी वजह से हम तमाम पार्टियों को ऑन बोर्ड लिया था। आखिरी वक्त में ये सब निकल गए ये लोग। मुझे ये बताएं सलाहुद्दीन साहब, आपकी बात से मैं काफी हद तक कन्विंसिंग है, बहुत ज्यादा मैं एग्री कर रहा हूं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हल्का बंदियां आपके हक में थी, आपका बहुत बड़ा वोट बैंक उसके अंदर था, फिर आपने डिलीवर करना है और अगर आपको सही तरीके से पुल बैक नहीं मिलेगा तो डिलीवर नहीं कर सकेंगे। ये किसने साजिश की सर? क्योंकि ना आपकी पीपल्स पार्टी ने आपकी बात मानी, नून लीग ने आपकी बात नहीं मानी, या आपसे सूबाइयत ने ये सूबाइयत का फैसला था, सूबे का फैसला था, या इलेक्शन कमीशन ने किसकी बुनियाद पर किसकी बात नहीं मानी सर? आप तमाम जितने भी इस वक्त तजियाकार बैठे हुए हैं सारे अच्छे माशाल्लाह सब पढ़े लिखे लोग हैं, समझते हैं। मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे दें, कराची की आबादी कितनी है? आप फरमाइए सर। कराची की आवाज कराची से आनी चाहिए। 3.5 करोड़ की आबादी है, 3.5 करोड़ आबादी पर मुल्क है। यहाँ पर ग्लोब के अंदर देखेंगे आपको मुल्क नजर आएंगे। सिस्टम जो है समझने की कोशिश करें। सिस्टम पाकिस्तान को अगर आप चाहते हैं कि तरक्की याफ्ता ममालिक की दौड़ में शामिल करना चाहते हैं तो कराची को आप वो उनके हुकूक अदा कर दें, वो चीजें कर दें, यहीं से सब कुछ मिलेगा, पूरा पाकिस्तान पनपेगा। किसी को कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। कराची इंशाल्लाह कराची का एक शहर आपको इतना देगा कि आप आपके वारे नहीं आ रहे हो जाएंगे। उमर डार साहब, जैसे अभी सलाहुद्दीन साहब ने बताया कि 3.5 करोड़ लोग हैं, ठीक हो गया। अच्छा, पूरा मुल्क यानी एक पूरे मुल्क की आबादी बनती है तकरीबन, और वोटर हैं तकरीबन आज 1,32,83,690 के करीब ये लोग अपना हक राह दही इस्तेमाल करेंगे। अच्छा,
टर्नआउट कम जा रहा है, परफॉर्मेंस के ऊपर आप क्या कहेंगे सर? आप मुतमईन है एमक्यूएम की जो पिछली परफॉर्मेंस सरकार करदेगी जो अब तक दिखाई गई, क्योंकि उनको कई दफा मेयर बनने का चांस मिला, उनके जो हैं जो अब पीएसपी के चेयरमैन हैं उन्होंने भी किया था, वो जम हो गए हैं। इससे पहले भी उनको कई दफा चांस मिला, बल्दिया भी उनके पास था, फिर उनके पास बहरी अमूर भी थे। क्या कराची के साथ वो डेवलपमेंट कर सके? क्या कहेंगे सर उमर डार साहब? के बारे में सिर्फ एक बात करूंगा, 2 लफ्ज़ी, कि कराची को कभी सारा पाकिस्तान के लोग जो है वो रोशनियों का शहर कहते थे, जो कि पिछले कई सालों से अब ला कानूनियत के अंधेरों का शहर बन चुका है और जो एक मसाइल का गढ़ बना हुआ है। अगर कराची खुशहाल है तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान खुशहाल है। अगर कराची मसाइल में फंसा हुआ है तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान मसाइल में उलझा हुआ है। एक बड़ी कन्विंसिंग बात की है अभी जी 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 मौकफ है ना कि इनके बाइकआउट की वजह से लोग बाहर नहीं आए, मैं इससे बिल्कुल एग्री नहीं करता। मैंने आपको पहले भी कहा है कि पाकिस्तान के अवाम इस वक्त अगर मुंतजिर है तो वो जनरल इंतखाबात के मुंतजिर हैं। बल्दियाती इंतखाबात में यही वजह कराची में लोगों ने खास दिलचस्पी नहीं ली, लोग बाहर नहीं निकले वोट देने के। डार साहब सिर्फ एक मैं एक्सटेंडेड बात करता हूँ। सलाहुद्दीन साहब ने बड़ा पॉइंट, जबरदस्त पॉइंट रेज किया है। उन्होंने कहा था कि हमारे 90,000, कहीं पे 70,000, कहीं पे तकरीबन 80,000 उनकी यूसीज थी। टोटल 53 के ऊपर मान भी गई थी इलेक्शन कमीशन, लेकिन आखिरी पॉइंट के ऊपर वो रह गए। तकरीबन 70 यूसीज का जो है वो मसला था, यानी हल्का बंदियों के अंदर 17 यूसीज और होनी चाहिए। ये जो उनका मुतालबा है ये नाजायज था। और यही सवाल आपसे, और सर यही वाला सवाल मेरा आगे जो है वो तारिकुल्लाह साहब से होगा, जमात इस्लामी के जो है। सर आप फरमाइए डार साहब। तारिकुल्लाह साहब फरमाइएगा सर। तारिकुल्लाह साहब। राना अरशद साहब आप क्या कहेंगे कि ये जो अभी जो है सलाहुद्दीन साहब उन्होंने फरमाया कि तकरीबन 53 उन्होंने फाइनल किए थे, मांगे उन्होंने 70 यूसीस थे, उनकी सबसे ज्यादा वोट थे, और जब उनके वोट ही नहीं निकलेंगे तो मैंडेट नहीं निकलेगा, मैंडेट नहीं निकलेगा तो परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। ये वजह है उनके बाइकआउट की। आप क्या कहेंगे? इंटरनल उनका फैसला है। मैं खुद एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मेरी राय तो ये थी, वो हमारे भाई हैं, लेकिन उनको इलेक्शन का बाइकाट नहीं करना चाहिए था। वो पॉलिटिकल लोग हैं, बड़ी जिद्दोजहद करने वाले लोग हैं और स्ट्रगल करने वाले लोग हैं, और मेरी समझ से बालातर है कि बाइकाट क्यों किया गया है। वो कह रहे हैं 70 यूसीज हमारी नहीं दी गई, 70 यूसीज उन्होंने कहा 53 पे मान भी गए थे, पर उनके साथ एग्री थे। इसीलिए सिंध गवर्नमेंट ने और फेडरल गवर्नमेंट ने इलेक्शन कमीशन को यही तो रिक्वेस्ट की थी। अच्छा, तारिकुल्लाह साहब मेरे ख्याल में है सर। सलाहुद्दीन साहब आप 1 मिनट में वाइंड अप कीजिएगा। ये आपकी अभी तमाम जो जमातें हैं, नून लीग ने भी यही कहा, उमर डार साहब भी आपसे एग्री नहीं करते, तारिकुल्लाह साहब ने भी कहा कि आपको हिस्सा लेना चाहिए था। आपका मैं पॉइंट देने के बाद उसके बाद मैं मियां सैफुर रहमान साहब के पास जाऊंगा। सर फरमाइएगा शेख सलाहुद्दीन साहब। देखिए, अगर हम इस इंतखाबात में चले जाते ना तो इसका मतलब ये होता कि हम अपनी ही बात की नफी कर देते कि हमने जितने भी इनको जो इश्यूज थे जो गिनवाए हैं वो सारे ख़त्म हो जाते, क्योंकि ये हमें जो है पूरे कराची के आवाम का हक लेना था। क्योंकि देखें, NFC वार्ड के अंदर हमें मिलता है हमारी अपनी आबादी के लिहाज से, पॉपुलेशन के हिसाब से पहले ही कम मिल रहा है हमें, जो हमारा जो पहले भी जब अच्छा सर थे तो उनका रोना भी। अच्छा सर, मियां सैफुर रहमान साहब फरमाइए। सलाहुद्दीन साहब लास्ट मिनट सर। सलाहुद्दीन साहब हैं अभी लाइन पे? अच्छा, भारत मैंने उनसे यानी ये बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। तमाम रहनुमा MQM, जमात इस्लामी, रहनुमा मुस्लिम लीग नून और रहनुमा PTI और सैफुर रहमान साहब हमारे साथ थे और हमारे साथ ही रहिएगा।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देखते हैं पब्लिक न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद इमरान ताहिर अंधावा। एक बार फिर से आपको बलदियाती इंतखाबात की इस ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहते हैं। गो कि सारा दिन लम्हा बलम्हा पब्लिक न्यूज़ अपने नाज़रीन को बदलती सूरत हाल से मुतालिक अपडेट करता रहा। अब जब नताइज का सिलसिला आना शुरू हो गया है तो बिलाग तबसरे और बिलाग तजसिए पब्लिक न्यूज़ की टेलीविजन स्क्रीन पर आप सुन भी रहे हैं और लम्हा बलम्हा बदलती सूरत हाल से मुतालिक हम अपने नाज़रीन को आगाह किए हुए हैं। आज सारा दिन बलदियाती इंतखाबात की कवरेज हुई, नताइज आए, कुछ जगहों पर कैंप्स जलाए गए, इक्के दुक्के लड़ाई के वाक़यात भी हुए। जब इतने बड़े पैमाने पर इंतखाबात हो रहे होते हैं तो ऐसे वाक़यात रूनमा हो जाते हैं, जो कि गो के है तो लैब सेट सिक्योरिटी इदारों का, मगर जो एडिशनल IG सिंध हैं उन्होंने कहा कि ये जमहूरियत का हुस्न है, बड़ों के नज़दीक ये जमहूरियत का हुस्न है। लेकिन इस सारे सिनेरियो के अंदर अगर किसी की जान चली जाती है, किसी का हाथ टांग या कोई चीज़ फ्रैक्चर हो जाती है तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? कल जब बलदियाती इंतखाबात से मुतालिक एक जब चांद रात थी, हम ये कह सकते हैं, तो सिंध गवर्नमेंट ने ख़त लिखा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, ये पॉइंट ऑफ व्यू इख्तियार किया कि जनाब हसास इदारों की भी रिपोर्ट्स हैं, थ्रेट्स मौजूद हैं, हमारे पास उतने बड़े लेवल पे, उतने बड़े पैमाने पर नफरी नहीं है कि हम हसास पोलिंग स्टेशन को सिक्योर कर सकें। और यहाँ बिलखुसूस वो पोलिंग स्टेशन जो दूर अफ्तादा एरियाज़ हैं, वहाँ पर इतनी बड़ी नफरी जो है डिप्लॉय नहीं हो सकती। बहरहाल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपने उस फैसले पर अटल रहा और आज 15 तारीख को कराची की डिवीजन और हैदराबाद डिवीजन के अंदर बलदियाती इंतखाबात हो गए हैं। इस सारी सूरत हाल का हम अहाता करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि आया अब कराची और हैदराबाद का मुस्तकबिल क्या होगा। बलदियाती इंतखाबात हमेशा से ही जो हैं वो जो अवाम है उसकी तरजीहात रहे हैं। क्यों? क्योंकि अवाम जो है उस तक इक़्तिदार निचली सतह पर मुंतकिल हो जाती है और अवामी बंदों की रसाई जो है वो अवाम तक होती है। तो इसलिए बलदियाती इंतखाबात हमेशा से ही कौमों के जो हैं वो पसंदीदा रहे हैं और उसमें दिलचस्पी भी खासी गहमा गहमी देखने को मिलती है। इस सारी सूरत हाल का अहाता करेंगे। हमारे साथ जो पैनल है उसका मैं तारुफ करवा देता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तर्जयाकार हैं सैफुर रहमान साहब हैं, उनका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर हसनैन जावेद सीनियर तर्जयाकार हैं, उनका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। साथ ही साथ हमारे साथ डॉक्टर एहतशामुल हक होंगे इस्लामाबाद स्टूडियो से और दीगर गेस्ट हमें ज्वाइन करते रहेंगे गाहे बगाहे, उससे उनका तारुफ भी हम साथ करवाते रहेंगे। सबसे पहले हमारे साथ कराची से तलहा मखदूम हमारे साथ नुमाइंदा पब्लिक न्यूज़ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं और ताज़ा तरीन करंट सूरत हाल इस वक्त क्या है वो जानने की कोशिश करते हैं। तलहा, इस वक्त करंट सूरत हाल क्या देख रहे हैं? हम ये देखते हैं कि कराची के अंदर अभी तक कोई सूरत हाल वाज़े नहीं हो सकी, कोई तस्वीर जो है वो तख़य्युल नहीं बुन पाया कि आया किसकी सीटें सबसे ज़्यादा हैं। गो के PTI भी दावा कर रही है कि हम जीत गए हैं, जमात इस्लामी दावा कर रही है हम जीत गए हैं, बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं हम जीत गए हैं और उन्होंने मुबारकबाद भी पेश कर दी है। कराची के अंदर नताइज ताख़ीर का शिकार क्यों हैं? पहले मैं आपको बता चलूं कि अगर मुबारकबाद की जो है वो बात की जाए या अपनी जीत की बात की जाए तो दोपहर के वक्त तकरीबन 1:30 से 2 बजे जब पोलिंग का अमल जारी था, जब ही जो है वो हाफिज नईम उर रहमान जो कमीटी जमात इस्लामी है उन्होंने शुक्रिया अदा कर दिया था अपने वोटर्स का और अपनी जीत जो है वो यकीनी ऐलान कर दी थी कि मैं जमात इस्लामी शहर से जो है वो अपना मेयर मुंतखब करने में कामयाब हो गई है। लेकिन अब जो है वो जमात इस्लामी की जानिब से जो है वो एक नई डेवलपमेंट सामने आई है कि उसको जानिब से बताया जा रहा है। हमें जमात इस्लामी ने अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, उसमें अनाउंस किया है कि फॉर्म 11 और 12 जो है वो अब तक हमारे पोलिंग एजेंट्स को नहीं दिए जा रहे हैं, जिसमें जो है वो धांधली के खदशात हैं, धांधली की जाएगी करने के मौजूद हैं। तलहा, हाफिज नईम की जानिब से तो ये भी पॉइंट ऑफ व्यू आया है कि उन्होंने घेराव करने का पोलिंग स्टेशन का अनाउंसमेंट करती है क्योंकि फॉर्म 11 और 12 दिए नहीं जा रहे और तखीर होती जा रही है। इससे खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि कहीं सूरत हाल बदल तो नहीं रही, अंदर खाते RTS बैठने वाली सूरत हाल पैदा हो रही है। राह जो है वो डिप्टी कमिश्नर्स पे DCs पे जो है वो इल्ज़ाम आयद किया है। उनका कहना है कि वो मुलविस हैं इसमें, DCs जो है वो फॉर्म 11 और 11 और 12 रोक रहे हैं, जिसके बायस जो है वो अगर 1 घंटे में ना जो है वो दिए गए 11 और 12 फॉर्म्स तो हम जो है वो मुख्तलिफ शहर के इलाकों में धरने दे देंगे और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो है एहतजाज करेंगे। लेकिन अब जो है वो रिजल्ट आने का सिलसिला जो है वो काफ़ी वक्त से जो है वो रुका हुआ है, जिसमें जो है वो एक
सूरत हाल कशीदा पैदा होती जा रही है, जिसमें जमात इस्लामी जो दावा कर रही थी वो ये बता रही थी कि हम जीत रहे हैं। पीटीआई की जानिब से दावा किया जा रहा था, अली जैदी सिंध के सदर हैं, उनकी जानिब से दावा किया जा रहा था हम जीत रहे हैं। लेकिन अब अली जैदी भी जो है वो एक बयान उनका सामने आया है जिसमें उनका कहना है कि जी हम रिजल्ट पे जो है वो कड़ी नजर रखे हुए हैं, रिजल्ट जो है वो तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। उनकी तरफ से भी एक बयान आया, जबकि पीपल्स पार्टी इस सूरत हाल में अब भी अपने दावे पे कायम है कि अगला मेयर जो है वो पीपल्स पार्टी से होगा। ये सारी सूरत हाल आज शहर भर में जो वोटिंग का सिलसिला जारी रहा, टर्न आउट कम रहा, लेकिन अब जो है वो ये सूरत हाल पैदा हुई है कि अब पार्टी जो है वो एक दूसरे पे धांधली के इल्जामात लगाना शुरू हो गई हैं। धांधली के इल्जामात लगना शुरू हो गए। मखदूम, साथ ही साथ अभी अब से कुछ देर पहले ये भी खबर आई है कि अदीब गिरफ्तार हुए हैं, पीटीआई के रहनुमा हैं। साथ ही साथ जो अफरीदी साहब हैं, अमजद अफरीदी, पीटीआई के रहनुमा हैं, असला, वेपन्स, गोलियां बरामद हुई हैं और बैलेट बॉक्स भी उनसे, बैलेट पेपर माफ़ कीजिएगा, बरामद हुए हैं। और उन्होंने सुबह प्रिजाइडिंग ऑफिसर के साथ बदतमीजी की, लड़ाई झगड़ा भी किया, तो वो भी गिरफ्तार हो गए। इससे मुतालिक भी बताइए। दो वाकयात हुआ है, एक फिरदौस शमीम नकवी के हवाले से जो है वो एक वाकया सामने आया है, जिन्होंने जो है वो बैलेट बॉक्स की जो है वो सील तोड़ी, उनके खिलाफ जो है वो इलेक्शन कमीशन अनाउंस किया कि उनके खिलाफ कार्रवाई जो है अमल में लाई जाएगी। फिर गुलशन मेमार के इलाके में एक कैंडिडेट था पीपल्स पार्टी का, जिसमें जो है वो उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। वहाँ जो है वो MPA है साबिक राबिस्तान PTI के, जिसको जो है वो उनके खिलाफ जो है वो कंप्लेन दर्ज की गई, उनको गिरफ्तार किया गया गुलशन मेमार के इलाके से। अब जो है दोबारा PTI के 2 रहनुमाओं के MPAs की जो है गिरफ्तारी की इत्तलात मौसूल हो रही हैं। लेकिन ये क्लैश जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में छोटे पैमाने पर जारी रहे शहर भर में, लेकिन कोई बड़ा वाकया रूनुमा नहीं हुआ। जिसमें छोटे एक मलीर के इलाके में 2 पार्टी PTI और पीपल्स पार्टी के दरमियान क्लैश हुआ, जिसमें एक पॉलिटिकल पार्टी का जो कैंप जलाया गया। इसी तरीके से बल्दिया के इलाके में वाकया हुआ, जबकि न्यू कराची के इलाके में एक प्रिजाइडिंग अफसर को तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। लेकिन इस सारी सूरत हाल के बावजूद जो है AIG कराची कहते रहे कि जी ये जमहूरियत का हुस्न है, लेकिन अपनी सिक्योरिटी लैब्स को छुपाने के लिए AIG कराची जो है वो इस तरह के बयान जारी करते रहे। बेहतर तलहा मखदूम, आप हमें अपडेट कर रहे थे सारी सूरत हाल का, बहुत शुक्रिया। वक्तन फ़वक्तन हम आपसे अपडेट्स भी लेते रहेंगे। इसी दौरान हमें आलिया हमज़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उन्होंने ज्वाइन के साथ MQM के रहनुमा हैं ताहा अहमद ख़ान, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दोनों अहबाब का बहुत शुक्रिया। आलिया, आपकी तरफ आता हूँ। सबसे पहले अली जैदी साहब ये दावा कर रहे हैं, उन्होंने दोपहर को दावा कर दिया था कि हम जीत रहे हैं। 14 सीटें हैं कराची के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, 100 अरब का पैकेज भी दिया, पॉपुलैरिटी का बयानिया भी है। इस सारी सूरत हाल के बावजूद जो नताइज आ रहे हैं वो तो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। 1 सीट है, 2 सीट हैं, यूसीस के अंदर निकालने में कामयाब हो रहे हैं। सीटें पीपल्स पार्टी की हैं या जमात इस्लामी की हैं। ये क्या हुआ कराची के अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जब सुबह यहाँ पर इलेक्शन स्टार्ट हुए तो तकरीबन 11-12 बजे तक 30% पोलिंग स्टेशन के ऊपर इलेक्शन कमीशन का अमला ही नहीं पहुंचा था। ये सब आप लोगों ने मीडिया के तवस्सुत से दिखाया है। उसके बाद सबने ये देखा है कि किस तरह से पोलिंग एजेंट्स को वहां पर दाखिल नहीं होने दिया गया। और उसके बाद सबसे आखिर में जो तमाशा हमने ये देखा है कि किस तरह से पीपल्स पार्टी के गुंडे जो है वो पूरी बैलेट बॉक्सेस को फिल कर रहे थे बैलेट पेपर्स के ऊपर ठप्पे लगाकर। तो ये वही ठप्पा माफिया है जो एक दफा फिर कराची और सिंध के मैंडेट के ऊपर सबकून मार रहा था। और अब आप ये देख रहे हैं कि पिछले 3 घंटे से एकदम कराची के रिजल्ट्स आना बंद हो गए हैं। तो ये सारी चीजें यही बता रही हैं कि किस तरह से अवाम के मैंडेट को एक दफा दोबारा से चुराने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि आपको भी पता है कि जब नताइज का सिलसिला रोका जाता है तो उसका फायदा किससे हो रहा होता है? पहले उसका फायदा RTS बिठाकर लास्ट टाइम भी नून लीग को दिया गया था, और अब इस वक्त जो है वो सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी को फायदा दिया जा रहा है। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगी कि ये कोई इलेक्शन धोस, धांधली, धमकी, रिगिंग किए बगैर नहीं जीत सकते हैं। सबको पता है कि कराची की अवाम, हैदराबाद की अवाम सिर्फ PTI के साथ है। और इंशाअल्लाह ताला ये जो अभी ये रिजल्ट चाहे रोक रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, इन्होंने जो सारा दिन किया उसके बावजूद भी PTI की एक क्लियर मेजॉरिटी सबको नजर आई। अच्छा बेहतर आलिया हमजा, आपने RTS की बात की कि फ़ायदा नून लीग को दिया गया, लेकिन 2018 के जो आम इंतखाबात में उसमें तो तमाम जमातें ये कहती हैं कि जो फ़ायदा है इमरान खान साहब को PTI को RTS बिठाने का हुआ और इमरान खान साहब को फिर लाया गया। अच्छा, ये जो आपने बात की कि सारा दिन हमने मीडिया ने दिखाया, रिपोर्ट भी किया, ज़ाहिर है मीडिया
आंख और कान होते हैं, दिखाते हैं। लेकिन अमजद अफरीदी गिरफ्तार हो गए हैं, ये एमपीए पीटीआई के हैं, बैलेट पेपर उनसे पकड़े गए हैं, वेपन्स उनसे बरामद हो चुका है। फिर अदीब गिरफ्तार हुए हैं, पीटीआई के रहनुमा हैं, वो भी बदतमीजी करते दिखाई दिए। बंदे तो पीटीआई के पकड़े जा रहे हैं, उनसे वेपन्स भी बरामद हो रहे हैं। इसको कैसे आप निगेट करेंगी? निगेट इसको इसी तरह से करूंगी जिस तरह से फिरदौस शमीम नकवी साहब जो हैं उनके बारे में ये कहा गया कि जी वो सील तोड़ रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं था। वो क्या कर रहे थे, वो सबने देखा है कि जब बैलेट बॉक्स की जो ऊपर की सील्स होती हैं जिनको प्रॉपर्ली फिट किया जाना चाहिए, उन सील्स को लूज रखा गया ताकि उनके अंदर बैलेट पेपर भरे जा सके और धांधली की जा सके। यानी एक जो जिसे कहना कि उल्टा चोर को सवाल को डांटे। आलिया साहिबा माजद खाऊं, आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है, लेकिन ये फिरदौस शमीम नकवी साहब की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं है कि उन्होंने बैलेट बॉक्स की सील उन्होंने खोलनी है, तोड़नी है। तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर का या पोलिंग जो एजेंट हैं, ये उनका काम है के प्रिजाइडिंग ऑफिसर के सामने वो उनको बता रहे थे कि आपकी ये जो सील्स है ये प्रॉपर्ली बंद नहीं हुई है। दूसरी बात, जो आरटीएस के फायदे या नुकसान की बात की जा रही है, तो हमारी एक क्लियर मेजॉरिटी थी 2018 में 20 से 25 ऐसी सीटें थी जो हमें कम दिलवाएगी आरटीएस को बिठाकर। ख्वाजा आसिफ साहब की सीट जो आपको भी पता है, सोना फ्रेंड के ऊपर उनको तोहफतन दी गई। इसी तरह से राना सनाउल्ला और कुछ और सीटें ऐसी हैं जो दी गई। और कराची के अंदर सिंध के अंदर जिन तरह से जरदारी साहब को सिंध की हुकूमत दी गई वो भी सबको पता है। मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि जितनी मर्जी धोस धांधली जो मर्जी कर लें, जिनके साथ पाकिस्तानी अवाम खड़ी है वो भी सबको पता है। पीटीआई इमरान खान साहब के साथ अवाम खड़ी है और खड़ी रहेगी। और जिस तरह से हमने पहले भी इनके सारी ऐसी हरकतों को और इनकी धांधलियों को उसके बावजूद नाकाम बनाया था, आइंदा भी हम अपनी कोशिश करते रहेंगे। आइंदा भी कोशिश करते रहेंगे। आपका पॉइंट आ गया। आलिया हमदा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर ताहा अहमद खान एमकेएम के रहनुमा हमारे साथ हैं। ताहा साहब, आपने बाइकआउट कर दिया है, इस बाइकआउट का फ़ायदा जो है वो आपके जो हरीफ हैं उनको हो गया है। पहले दिन से ये आपका पॉइंट था, एक वैलिड पॉइंट था कि हल्का बंदियों पर रिजर्वेशंस हैं, लेकिन सारा शोर मचाने के बावजूद भी वो हल्का बंदियां आप दुरुस्त नहीं करवा सके। जब एतराज़ात सबमिट करवाने थे तो क्या आपने एतराज़ात सबमिट करवाए थे कि ये धांधली हो गई और ये प्री रिगिंग हो गई है? उस वक्त क्यों शोर नहीं मचा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारा मौका जानने के लिए हमें अपने प्रोग्राम में मदद किया। जी आपके चैनल के तवज्जुह से मैं आज कराची वालों को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, कराची वालों को सलाम तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि आज इस शहर में, कराची में, हैदराबाद में, टंडोलायार ने ये साबित कर दिया फिर कल भी एमसीएम के थे और आज भी एमसीएम के हैं। मैं आपके जो तज्जियाकार जो रिपोर्टर कराची से थे उनका तज्जिया सुन रहा था, उन्होंने बताया आज बिल्कुल टर्न आउट ना होने के बराबर था। एग्जैक्टली आज निकला ही नहीं है क्योंकि कराची समझ चुका है और कराची ने हमारे स्टांस को इंडोर्स किया है कि आपने इस शहर की पहले गिनती कम की, फिर आपने इस शहर की वोटर लिस्टों में हेर फेर की, फिर आपने डिलिमिटेशन ऐसे गैर कानूनी गैर जमहूरी अंदाज में की कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। आपने इस शहर के लोगों को डिसएनफ्रेंचाइज कर दिया, आपने उनको वोट डालने के राइट से रोक दिया। आपने कानून का आर्टिकल है 218(3) पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में जो कहता है कि एवरी इलेक्शन शुड बी कंडक्ट फेयरली, फ्रीली एंड ऑनेस्टली, तो आपने उसकी तौहीन की है। उस सब के बाद इलेक्शन कमीशन ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि आज बहुत कामयाब इलेक्शन होगा, बहुत अच्छा टर्नआउट आएगा। तो आज कराची वालों ने ये साबित कर दिया कि ये शहर पूरे पाकिस्तान को पालता है, ये शहर रेवेन्यू इंजन है, ये फाइनेंशियल हब है, ये बहुत समझदार लोगों का शहर है। हैदराबाद, कराची, टंडोलायार, इन शहरों ने ये बात साबित कर दी कि वो इस झरलू जेरीमेंडरिंग वाली डिलिमिटेशन को कबूल नहीं करते और के मौक़िफ़ को इंडोर्स करते हैं। और आज सब ने देखा कि हलवा पूरी की दुकानों पे और बिरयानी की दुकानों पे और पिकनिक स्पॉट पे रश ज्यादा था और पोलिंग स्टेशन वीरान थे। आप देखिए जितने लोग, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे जमात इस्लामी हो, चाहे पीटीआई हो, जितने लोग भी ये क्लेम कर रहे थे कि मेयर हमारा होगा, वो आज सब धांधली की शिकायतें कर रहे हैं। और इस वक्त कोई भी जमात खुश नहीं है क्योंकि इनकी नीयत में सुतूर था, इनको सिर्फ मेयरशिप नजर आ रही थी, इनको कराची वालों की
हुकूक से, कराची वालों से कोई हमदर्दी। लेकिन ताहा साहब, जब जेरीमैंडरिंग हो रही थी दैट टाइम, मेरा तो सवाल ये है ना कि आपने उस वक्त शोर क्यों नहीं बजाया? क्योंकि जब इतनी बड़ी तादाद है महाजनों की, इतनी बड़ी तादाद है उर्दू स्पीकर्स की जिनकी MQM नुमाइंदगी कर रही है, फिर कामरान टिसोरी गवर्नर साहब का जो डेक्टाइन था वो भी तो यही था ना कि PSP को भी मिला लिया, फारूक भाई को भी मिला लिया, MQM पाकिस्तान भी मिल गई, लेकिन उन सब के बावजूद भी फिर आपने एट द 11th आवर जो है बाइकआउट कर दिया और मैदान ही खुला छोड़ दिया। क्या मैदान खुला छोड़ना एक्सेप्टेबल है किसी भी सियासी जमात के लिए? ये राह फरार नहीं है? आज ये मैदान ही नहीं था जो हमने खुला छोड़ा। आज के इलेक्शन को मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान किसी हाल इलेक्शन नहीं मानती। किसी भी सियासी जमात के लिए बाइकआउट करना कोई ऑप्शन नहीं होता इलेक्शन में। लेकिन आप मुझे बताएं कि अगर एक यूनियन काउंसिल 90,000 लोगों पे बना दी जाती है, दूसरी 30,000 लोगों पे बना दी जाती है, आपके मुल्क का कानून कहता है कि 10% से ज्यादा की वेरिएशन नहीं होनी चाहिए। हम हर फोरम पे गए, हम तमाम कोर्ट्स में गए, हम इलेक्शन कमीशन के पास गए, हम बारहा जाते रहे। तो पीपल्स पार्टी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें उन्होंने अपनी गलती को तस्लीम किया और ये कहा कि इन हल्का बंदियों को रिव्यू करने की जरूरत है। ये MQM के जो शिकायत हैं ये जेन्युइन हैं, यहाँ बुट करके इन हल्का बंदियों को खराब किया गया है। और आप एक और बात समझिए, 90,000 लोग जिस एक यूनियन काउंसिल के चेयरमैन को जिताएंगे और 30,000 लोग एक यूनियन काउंसिल के चेयरमैन को जिताएंगे। सीरियस कंसर्न थे। ताहा साहब आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए, हमारे साथ तर्जकार भी मौजूद है, उनकी भी एक्सपर्ट राय ले लेते हैं कि व्हाट दे थिंक। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तर्जकार मियां सैफुर रहमान साहब हैं। सैफ साहब क्या सोच रहे हैं? आलिया हमजा साहबा की गुफ्तगू आपने सुनी, ताहा साहब की गुफ्तगू आपने सुन ली। रिजर्वेशंस तो मौजूद थे, पहले दिन से थे, अब तो ताख़ीर का शिकार होता जा रहा है रिज़ल्ट भी। और PTI का पॉइंट ऑफ व्यू ये है, नेमूर रहमान साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू है कि हम घेराव करेंगे और ये प्री धांधली हो रही है। और डेफिनेटली इसके जो सारा इल्ज़ामात है, सारा नज़ला जो है वो सिंध गवर्नमेंट पर गिरेगा। जैसे आलिया ने कहा कि शब खून मारने की कोशिश की जा रही है, RTS बिठाया जा रहा है। क्या समझते हैं, क्या खिचड़ी पक रही है? कराची में टर्न आउट ना होने के मुतरादिफ है लेकिन गिनती नहीं हो पा रही, ये क्या हो रहा है? जिस स्लो स्पीड पे, स्नेल्स बेस पे ये जो चल रहा है रिजल्ट का सिस्टम, ये तो मुझे वो सादिक सिंजरानी सिंड्रोम याद आ जाता है कि वो पहले 54 थे, उनके वोट उनके मुखालिफ वो जाके 48 हो गए, वो मिनॉरिटी में कलियत में बदल गए। वो सिंड्रोम किसी ना किसी शक्ल में, आप मेरा ख्याल है कि जिन लोगों पे हम इल्ज़ाम लगाते थे, अब मेरा ख्याल है सिविल में भी वो प्रैक्टिसेस जो हैं वो शुरू हो गई हैं। जैसे वो DCs पर इल्ज़ाम लग रहा है। और यकीनन इस वक्त देखें सिंध की जो गवर्नमेंट है ना, वो मेयर कराची की जो पोस्ट है ना, वो प्राइम पोजीशन समझते हैं। वो ऐसे समझ लें, इसकी मिसाल है कि जैसे नेक्स्ट टू द चीफ मिनिस्टर सिंध मेयर कराची की जो पोजीशन है, ये उस पोजीशन का झगड़ा है। मैं ये बात कर रहा हूँ कि अभी आपने सवाल किए, बड़े उम्दा सवाल थे माशाल्लाह। इसमें MQM के हमारे जो दोस्त हैं वो एक बात का जवाब दें कि अगर वो कहते हैं कि हमारी वजह से वोटर नहीं निकला, तो उनकी वजह से अगर वो पार्टिसिपेट करते तो वोटर निकल आता। तो वो सारे फोरम जब हार चुके, तो सबसे बड़ा फोरम जिन पर उन्हें एतमाद था अपने वोटर पे, जो वो कहते हैं जी करोड़ से ज़्यादा शायद हमारा वोटर आता, भले वो 30,000 की लिमिटेशन डिलिमिटेशन हुई, मैं मान लेता हूँ कोई बेईमानियां हुई होगी जो हमारे यहाँ एक रवायत है, लेकिन उसका तोड़ भी तो यही था ना कि अवाम के फोरम पे जाते। अदालत तो अवाम थी ना, अदालत तो अवाम थी। अगर आज वो किसी पोजीशन में, जैसे मेरे भाई डॉक्टर सलैन साहब बता रहे थे कि अगर वो 124 सीटें ले जाते हैं, तो क्या कल को वो डिलिमिटेशन में भी मेरा हाल रिवैम्पिंग करा सकते हैं, उसकी रिस्ट्रक्चरिंग भी करा सकते हैं। तो कम से कम अपना वेट फिर उन्होंने कम क्या किया, ये तो वो खुद लोगों के ज़हनों में डाउट पैदा कर रहे हैं कि हमारे यहाँ भी कुछ गड़बड़ थी, हमारे भी कुछ ऐसे, हमारे एक्लीज हील जिसे कहते हैं, कि हमारा भी कोई पाँव में सुराख थे या जहाँ से हमें कोई शिकस्त दे सकता था। तो वो ना सूरत हो, तो अगर ऐसी बात है तो फिर अवाम सबसे बड़ा फोरम है। जब आप सारे फोरम हार जाते हैं, तो ये फोरम, आप याद होगा आपको, बेनज़ीर भुट्टो ने एक दफ़ा नून लीग वालों को कहा था, मादी में उन्होंने भी बाइकआउट का सोचा था, उन्होंने कहा था बाइकआउट ना करें, कम एंड कंटेस्ट, क्योंकि इस प्रोसेस में आए और देखें उन्होंने बड़ी हिम्मत से, बड़े तरीके से, जिसे इंसिनुएटिंगली कहते हैं, बड़े तरीके से जाके एक बहुत बड़े डिक्टेटर के साथ उनसे उन्होंने डेमोक्रेटिक एक सेटअप जो है उनसे हासिल कर लिया, ट्रांजिशन हासिल कर ली। हालांकि वो भी एक काफ़ी हद तक मैं समझता हूँ बड़ा टेढ़ा काम था,
लेकिन मेरा ख्याल है कि MQM के लोग तो सियासत में इतने मुंझे हुए हैं, और फिर उनके साथ जब अवाम का एक मेजर चंक है जैसे वो क्लेम कर रहे हैं, तो फिर उनको तो इसमें इसके साथ आगे इस ऑप्शन से बढ़ना चाहिए था, इस ऑप्शन को यूटिलाइज करना चाहिए था। आपका पॉइंट आ गया सैफुर रहमान साहब। डॉक्टर हसनैन हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, माजद खाऊं के लेट आपके पास आया हूँ, लेकिन क्योंकि सूरत आली सिनेरियो ऐसा बिल्डअप हो गया था आपके सामने। डॉक्टर साहब, कैसे देख रहे हैं सारे मंजरनामे को? अभी तक कोई तस्वीर वाज़ेह नहीं हो सकी है। हल्का बंदियों के मसाइल थे, लेकिन मैं ये समझता हूँ सारी चीज़ें अपनी जगह ठीक हैं। एक तो टर्नआउट कम है, फिर नताइज तख़ीर का शिकार हो गए हैं, लेकिन जो अवाम का चंग था, अवाम की जो अदालत थी, MQM उधर गई नहीं है। तो इसका तो ये किस तरह से इस अमल को देखते हैं? आपके नज़दीक ये दुरुस्त है? आप समझते हैं कि MQM को अवाम के पास जाना चाहिए था और इस फोरम को यूटिलाइज करना चाहिए था? देख लें, निज़ाम आपका आपके सामने आ जाएगा। एक होता है प्री पोल रिगिंग, एक होता है नताइज पर रिगिंग। अब आपके सामने आ रहा है कि PPP इस टाइम पर 115 के करीब जो है वो उसके साथ लीड ले रही है, और वो लीड ले जाएगी। और ये मैं प्रेडिक्शन कर सकता हूँ, कैलकुलेटेड प्रेडिक्शन, यानी मैं ये आपको बता रहा हूँ क्योंकि मशीनरी जिसकी होती है, जिसके DCs होते हैं, जिसके ACs होते हैं, जिसका निज़ाम होता है, वो जीत जाता है। और ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये जीत जाएंगे। एक बात ये कि डॉक्टर साहब, आप खबर दे रहे हैं और साथ ये भी बता रहे हैं, फिर ये जो मुखालिफ पार्टियां वो ये ना समझे कि शब खून मार लिया गया है, जैसे वो इल्जामात लगा रहे हैं। शब खून इस तरह समझे कि ये टेक्निकल शब खून है। ये इलेक्शन देखें, PTI जब ये नारा बुलंद करती है, वो कहती है कि मुझे इलेक्शन कमीशन के ऊपर यकीन नहीं है, तो वो इखलाकी जवाब रखें, इखलाकी इतमाद करें, इखलाकी तौर के ऊपर उनको बाइकआउट करना चाहिए कि जब इलेक्शन कमीशन ही ठीक नहीं है तो उसका इलेक्शन कमीशन का रिफॉर्म क्यों नहीं करते? वो रिफॉर्म्स की तरफ नहीं आए, वो इसी तरीके से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। तो यही होगा कि 3.5 करोड़ की आबादी सिर्फ आपकी कराची के अंदर है, जिसके अंदर 1,32,83,690 के करीब अफराद अपना जो हक राय इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, अब आप यहाँ देख लें कि इतना थोड़ा टर्न आउट के साथ आपकी जमहूरियत का, इसका मतलब है इसको मैं डेमोक्रेसी का फेल्योर कहूँ या फेल्योर ऑफ डेमोक्रेसी कहूँ। आपकी ये डेमोक्रेसी नहीं चल सकती इस वजह से कि ये कचरा, ये वहाँ पे कुत्ते काटना, वहाँ पे स्ट्रक्चर का ना होना, वहाँ पे बहरी ज़मीनों का जो है वो बिकना, अरबों रुपए के जो है वो ज़मीनों का खुर्द बुर्द होना। ये निज़ाम जमहूरियत का निज़ाम है, ये ताकत का निज़ाम है। और अगर इसी इलेक्शन का तरीकाकार से चलेगा तो ये एरिस्टोक्रेटिक सिस्टम है। यहाँ पे सिर्फ सरमायादारियत का निज़ाम चलता रहेगा, 1% अशराफिया का निज़ाम है। यहाँ पर सिविल सिस्टम नहीं चल सकता अगर ये सिस्टम आपके साथ चल रहा है। अगर आप देखें दूसरी तरफ से, अगर जो बल्दियाती तौर पर उन्होंने कहा कि हमारी हल्का बंदी थी, तो उनकी पॉइंट को जरा समझे, जरा 1 मिनट अगर आप गौर से सुन लें। तो पॉइंट ये है कि तकरीबन 286 टोटल आपकी यूसीस थी। उन्होंने कहा कि 70 हमें और ऐड करके दें, क्योंकि उनके अंदर 90,000, 80,000, 70,000 हमारे लोग मौजूद हैं। अच्छा चलो, अब क्योंकि परफॉर्मेंस तो किसी की भी नहीं है ना, परफॉर्मेंस वसीम अख्तर की थी, वो जो उनके MQM साबिक मेयर थे ना, इससे पहले पर थी। हाँ, उससे पहले जो जमात इस्लामी की परफॉर्मेंस जरूर थी, नेमतुल्लाह साहब की हम उनको कहेंगे, नेमतुल्लाह साहब पहले भी गए थे। और लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये इलेक्शन और यही टर्नआउट इसी तरह से रहेगा, लेकिन किसमें बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स और बड़े बड़े तरीकों के अंदर से, बड़े बड़े निज़ाम के अंदर, बल्दियात के अंदर, और जब इसके अंदर जब आपके फाइनेंसेस तकसीम होते हैं उसके अंदर खांचे लगाए जाते हैं। अच्छा, आप यहाँ से समझें कि 286 में और 70 के अंदर से 53 जो है वो उन्होंने मान लिए, सूबे ने मान लिया। और बाद में राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि आपको इलेक्शंस में तो हिस्सा लेना चाहिए था। उन्होंने कहा आप 70 की आपने हमसे बात की थी, इलेक्शन कमीशन को आपने कहा कि 53 मान दिए। इसी तरीके से आपने पीपल्स पार्टी ने वादा किया कि 53 इलेक्शन। लेकिन राना साहब का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसे मुस्तरद भी किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, उनको नहीं दिए, इस वजह से उन्होंने बायकॉट कर दिया। ये उनका बहाना समझ लें या उनका साइड पर होना समझ लें या बायकॉट समझ लें, लेकिन सारे की तरफ से ये कहा गया मुश्तरका तौर पे कि हमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर एतमाद नहीं है। जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे सारी जमहूरी निज़ाम को एतमाद नहीं है और RTS हो रहा है, RTS बैठ रहा है, लोग यानी मैंने आपको कहा था PTI जब ताकत का इसी जमहूरी निज़ाम का हिस्सा बनेगी, वो गोलियां भी उठाएगी, मिलिटेंसी भी करेगी, एक दूसरे के सर भी फाड़ेगी, इल्जामात की सियासत करेगी, और कभी स्ट्रक्चर नहीं बनेंगे, कभी रिफॉर्म नहीं बनेंगे, गवर्निंग द अनगवर्नेबल रहेगा। और ये जो एलिटिस्ट स्टेट रहेगी, और ये एलिटिस्ट स्टेट सिर्फ 2% या 1% अशराफिया की रहेगी।
बेहतर। डॉक्टर हसनैन, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आगे आगे सीनियर तर्जकार वजह। बेहतर जी। पार्टी इलेक्शन जीत जाएगी, आप इसको खबर समझें या एनालिसिस समझें? खबर समझें या एनालिसिस समझें, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो सीटें निकालने में कामयाब हो जाएगी। सीनियर तर्जकार वजाहत मसूद साहब ने हमें ज्वाइन करी है। वजाहत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, सारी सूरत हाल के अंदर क्या देख रहे हैं, क्या होने जा रहा है? अभी तक तो दावे सभी कर रहे हैं, लेकिन सूरत हाल अभी भी गैर मुबहम सी है, वाज़ेह नहीं हो सकी। क्या देखते हैं? लेकिन इसका सारा जो नज़ला है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे गिर रहा है। आरटीएस बैठ रहे हैं, ताख़ीर का शिकार है, टर्न आउट ना होने के मुतादिफ है, एमकेएम बाइकआउट कर रही है। क्या ये चीज़ें एक्सेप्टेबल हैं? 2018 में भी बैठा था। एग्जैक्टली। मैं जो अहबाब यहाँ पे राय दे रहे हैं उनकी ज्यादा गहरी नजर है, वो अंडरग्राउंड मामला को समझ रहे हैं। मैं चूँकि लाहौर में बैठा हूँ तो मैं एक सियासी एनालिस्ट कह लीजिए, लेकिन पर दूर से देखने वाले के मुशाहिदात अर्ज किए देता हूँ। तो मैं इस बात पे मुत्तफिक नहीं हूँ जो फैसला एमक्यूएम ने किया। सियासत में मैदान कभी खाली नहीं छोड़ा जाता। हमने 85 में जमहूरी जमातों ने, एमआरडी ने बाइकआउट किया था, बल्कि करवाया गया था, मैनिपुलेट किया गया था। उसके नतीजे हम आज तक भुगत रहे हैं। 2008 में नवाज शरीफ साहब बाइकआउट करना चाह रहे थे और उनको परसुएड किया पीपल्स पार्टी ने, पहले मोहतरमा बेनज़ीर ने और फिर आसिफ ज़रदारी साहब ने, कि इंतखाबी मैदान खाली नहीं छोड़ा जाता। मुझे तो 1997 में मोहतरमा बेनज़ीर ने भी नहीं छोड़ा जब उनको सिर्फ 16-17 सीटें मिली थी। मेरी राय में एमक्यूएम का ये जो फैसला है ये हल्का बंदियों से ताल्लुक नहीं रखता, इसका शायद उनकी दाखिली कोई हरकियात से ताल्लुक है, क्योंकि वो आधा सिंध के जो इंतखाबात हैं अगर वो पानी हल्का बंदियों पे होते हैं तो फिर यहाँ पे जो है वो उन्हीं हल्का बंदियों की बुनियाद पे इंतखाबात क्यों नहीं हो सकते। उस वक्त तक ये मामला सामने आ चुका था, तो ये मुतालबा उन्हें पहले करना चाहिए था। ये बलदियाती इंतखाबात से 2 या 3 रोज पहले तो हल्का बंदियाँ तब्दील नहीं हो सकती। ये तो एक बात है। दूसरी बात ये कि मुझे शफाफियत तो मुझे भी शक हो रहा है। मैं हैरान हूँ कि हैदराबाद और जो दूसरे इलाके हैं वहाँ से इंतखाबी नतायज आ रहे हैं और पीपल्स पार्टी करीब स्वीप कर रही है। और तहरीक इंसाफ और इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों का, और शायद जीडीए या सिंध पार्टी पीछे है, लेकिन बाकी जो है ये कमोबेश एक सी शरह से चल रहे हैं। पीपल्स पार्टी की बहुत बड़ी वो मिल रही है। अच्छा, वो बाकी जगहों पे तो कहा जा सके, लेकिन हैदराबाद को में तो एमक्यूएम जो है तो उसकी एक तारीख है ना आबाद जीतने की भी, ठीक है। अच्छा, जो कहना है ना कि जो लोग नहीं आए वो हमारे साथ थे, हमारे कहने पे, हमारे बाइकआउट करने पे नहीं आए, तो वो तो भाई फरसे का सादा सा असूल है कि लैक ऑफ एविडेंस डज नॉट प्रूव ना जो है वो किसी का हामी होना साबित नहीं करता। हमारे मुल्क में इंतखाबात में लो टर्न आउट की एक रवायत रही है, खास तौर पे जब डिसइल्यूजनमेंट और सियासी बेयकीनी इस तरह की होती है। मैं अभी मेरे एक मुहतरम भाई यहाँ पे राय दे रहे थे कि पीपल्स पार्टी जो है वो अक्सर दे जाएगी। विद द पिंच ऑफ सॉल्ट आई विल एक्सेप्ट हिज ओपिनियन। जो रॉ चलती नजर आ रही है नतायज आए हैं उनमें पीपल्स पार्टी ने अच्छा खासा किया, लेकिन जाहिर है कि कराची में खिचड़ी तो पकेगी। जमात इस्लामी भी नशस्तें लेगी, पीटीआई भी कोशिश करेगी। जाहिर है कि वो मैं शायद ऐसी दो टोक मेजॉरिटी नहीं हो पीपल्स पार्टी की, लेकिन जो मसला बन रहा है वो ये है कि ये जो आरटीएस वगैरह होते हैं ये हमारे मुल्क में सियासी जमातों और सियासी हुकूमतों के पास ये वेर विदाल नहीं है कि वो इस तरह की मैनिपुलेशन कर सकें। जो भले वो तहरीक इंसाफ हो, जमात इस्लामी हो, मुस्लिम लीग नवाज या पीपल्स पार्टी, वो पोलिंग बूथ पे या कोई हल्का फुल्का हंगामा कर दिया, लड़ाई झगड़ा कर दिया, बैलेट बॉक्स खोल दिए, ये वाला मामला तो कर सकते हैं। ये जो स्ट्रक्चर्ड
धांधली होती है, जैसे आरटीएस का बैठ जाना या एक खास जगह से नतायज आ रहे हैं और एक जगह से नहीं आ रहे। जरा याद कीजिए जुलाई 2018 के आम इंतखाबात में कराची से नतायज आ रहे थे और सेंट्रल पंजाब में रुक गए थे। हाँ, तो मैं वही शेड देख रहा हूँ। अनफॉर्चुनेटली मैं आपकी इस राय से भी इत्तेफाक करता हूँ कि पॉलिटिकल इसका जो नुकसान है क्रेडिबिलिटी का, वो पीपल्स पार्टी को पहुँचेगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस वक्त पीपल्स पार्टी जो है वो शायद ये क्रेडिबिलिटी वाला क्वेश्चन नहीं देख रही। दे आर वेरी कीन टू स्नैच कराची और उन्हें फायदा हुआ है एमक्यूएम के बाइकआउट से। और मेरा ये ख्याल है कि अगरचे बलदियाती इंतखाबात की हरकियात बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं आम इंतखाबात से, प्रोविंशियल हो या नेशनल हो, उनसे बहुत मुख्तलिफ होती हैं। यहाँ पे तो बहुत छोटे मार्जिन से और बहुत से ज़मीनी जो हक़ाइक़ हैं, बहुत सारी ज़मीनी जो हक़ाइक़ हैं उससे मुतक़बिल सीनियर तजज़ियाकार वजाहत मसूद हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ा जामे और डिटेल्ड उन्होंने एनालिसिस किया है। आलिया, आपकी जानिब आता हूँ। आलिया, जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ है उसके मैनिफेस्टो में एक चीज़ शामिल है, वो जो भी बात करते हैं कहते हैं हम रिफॉर्म करेंगे, इदारों को ठीक करेंगे। इमरान खान साहब हर अपनी तकरीर के अंदर रोज़ाना ये कहते हैं कि हम इदारे ठीक करने आए थे। लेकिन डॉक्टर हसनैन ने भी कहा, वजाहत साहब भी कह के और सैफुर रहमान साहब भी ये कह रहे हैं कि आप भी उन तमाम जो टिपिकल जमातें हैं वैसे ही साबित हुई हैं, आप भी रिफॉर्म नहीं कर सके और ना ही आप लोग करना चाहते हैं। जब रिफॉर्म ही नहीं होंगी तो चीज़ें और जो ट्रांसपेरेंसी है वो कैसे आएगी, शफाफियत कैसे परवान चढ़ेगी? अच्छा, सबसे पहले तो एक लाइन में मैं इसका जवाब दे दूं। मेरे ख्याल में हम वाहिद पार्टी थे जो ई वोटिंग के ऊपर गए, जिन्होंने कहा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग करें, ईवीएम की तरफ जाएं, जिन्होंने ओवरसीज को लेकर आए वोट देने के लिए। लेकिन उस सारी चीज को रिवर्स किया गया और इस ठप्पा माफिया की और ये जो जिस तरह की दहशत गर्दी है जो पोलिंग डे पर होती है उसको प्रमोट करने की कोशिश की गई। अब मैं 2-3 बातों का फैक्ट से जवाब दे दूं। जो लोग आज के टर्न आउट के ऊपर बातें सुना रहे हैं, पिछले 3 बाई इलेक्शंस का कराची के अगर अंदर वो टर्न आउट देखें तो कहीं 11% था, कहीं 20% था और कहीं 15% था। बाई इलेक्शन में, कंटोनमेंट इलेक्शन के अंदर टर्न आउट बहुत ही कम था। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं सिर्फ कंटोनमेंट की बात नहीं करी, मैं तीनों बाई इलेक्शंस की बात कर रही हूँ। और एक बाई इलेक्शन ऐसा था जिसके अंदर पीटीआई ने तो हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन 72 वोट से इसी पार्टी के उम्मीदवार को जिस तरह से जिताया गया था वो सबसे पहले है। अगर ये लोग अपनी शिकस्त से पहले ही शिकस्त तस्लीम कर लें और मैदान से भाग जाएं और मैदान में मुकाबला ना करें तो मैं इस पर तो कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि ना कराची ना सिंध किसी की मलकियत है और ना किसी की जागीर है। अब आपने 2 बातें की थी, एक आपने मुझे अमजद साहब का कहा था, यानी जो आज सारा दिन पीपल्स पार्टी की बदमाशी, ठप्पा गर्दी दिखाते रहे, जाली वोट दिखाते रहे, उन्हीं को तशद्दुद का निशाना बनाकर उन्हीं की जाली वीडियोस पर उन्हीं को गिरफ्तार कर दिया गया। दूसरी बात ये है, इस वक्त की जो रिपोर्ट्स आई हैं, मतलब हमारी यूसी 8 में हम जीत चुके हैं, हमारी 600 वोट की लीड है, लेकिन डीसी कमाड़ी जो है वो कादिर पटेल साहब की ईमा के ऊपर हमारी जीती हुई सीट को इस वक्त हमारी 600 वोट की बढ़तरी को हार में तब्दील कर रहा है। 600 वोट की बढ़तरी को हार में तब्दील करने की कोशिश करें। आलिया साहिबा, वक्त खत्म हो रहा है, मुझे कंक्लूजन की जानिब बढ़ना है। डॉक्टर हसनैन हमारे साथ है। डॉक्टर हसनैन, मेरे पास तकरीबन 1.5 मिनट है, कंक्लूड कीजिएगा। मुझे सैफुर रहमान साहब का भी पॉइंट लेना है। आपके सामने है, खान फैक्टर तो है, आप ये समझ लें, लेकिन यूसी में उनका काम नहीं है, उनके परफॉर्मेंस नहीं है, उन्होंने रिफॉर्म्स नहीं किए, उन्होंने इलेक्शन कमीशन के रिफॉर्म का टाइम नहीं मांगा और इसी इलेक्शन कमीशन के साथ वो जनरल इलेक्शन में भी जाना चाहते हैं। अगर उनके पास जरा सा भी इखलाकी जवाज है तो वो बायकॉट करने जाते हैं ना। अभी एमक्यूएम का तो बनता ही नहीं थे, वो तो इलेक्शन किसी ना किसी तरीके से जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। अब मामला ये है कि इलेक्टोरल प्रोसेस आपका जो है वो इतना वीक हो चुका है कि जिसकी मशीनरी होती है वही जीतता है। अब जो हुकूमत में वो सीधी सीधी कैलकुलेशन है कि वही जीतेगा। तो मैंने आपको सीधा सीधा बताया कि जिसकी लाठी उसकी बैंस हम कह सकते हैं। सैफुर रहमान साहब, आपका पॉइंट कंक्लूड कीजिएगा।
कामयाब मॉडल्स हैं ना जी गवर्नेंस के, वो कम्युनिटी बेस्ड, जब कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट होगी ना जी, तो लोकल बॉडीज का यही देखा ना, लोकल गवर्नमेंट जिसे कहते हैं मुकामी हुकूमतें, एग्जैक्टली। जब ग्रास रूट से ही आपका सिस्टम जो है ऊपर से डिवॉल्व होकर नीचे नहीं आएगा, और नीचे से कोई काम कम्युनिटी मिलके नहीं अपनी पार्टिसिपेटरी सिस्टम के साथ चलेगी, तो फिर ये तो मसाइल रहेंगे और इसको हमेशा वो हाईजैक करते रहेंगे। आपको पता है इसको हमेशा वो एक पैरेलल निज़ाम समझते हैं, सूबाई हुकूमतें और जो वफाकी हुकूमतें। एक दौर में मुझे एक वजीर ने कह दिया, लॉ के मिनिस्टर थे, वो कह लगे जी ये तो आइन में ये तो टीयर ही नहीं है, एक दौर में टीयर ही नहीं था आइन में, ये थर्ड टीयर ऑफ गवर्नेंस। तो यानी उसको वो पैरेलल और अपना मद्दे मुकाबल समझते हैं, अपना कॉम्पिटिटर समझते हैं। वो कहते हैं इसको तो परमने ना दिया जाए। और साथ साथ अब यहाँ पे जो गिरफ्त में लाना चाह रहे हैं वो इसलिए कि कराची का एक प्राइस पोजीशन है और कराची के यूसी अगर आते हैं तो फिर साथ वो बंदरबांट भी तो चलती है ना। आखिरी जुमला बोलना चाहूँगा वो जी बंदरबांट है जी जी हसनैन जी, साहब। आखिरी जुमला ये बोलना चाहूँगा कि यही सिविलियन गवर्नमेंट्स रहीं तो कभी भी डेवोल्यूशन ऑफ पावर नहीं रहेगी। ये मुशर्रफ साहब के ज़माने में डेवोल्यूशन ऑफ पावर हुई थी और बल्दिया का निज़ाम चला था, ये इनसे नहीं चलेगा, ये जमहूरियत भी मेरा ख्याल है मुशर्रफ साहब के बाद तो कोई भी ऐसी गवर्नमेंट नहीं आ सकी जो बल्दियाती इंतखाबात जो है वो उस तरह से करवा सके और ताकत जो है अवाम की दहलीज तक पहुँच सके। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वक्त की किल्लत है। सीनियर तर्जियाकार साफुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर हसनैन जावेद हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर तर्जियाकार वजाहत मसूद साहब ने हमें वक्त दिया, आपका भी बहुत शुक्रिया। और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की रहनुमा आलिया हमजा और MKM से ताहा अहमद खान हमारे साथ मौजूद थे। आप सब अहबाब का बहुत शुक्रिया। बल्दियाती इंतखाबात आज थे लेकिन ताहाल कुछ भी कहना कब्ल इस वक्त होगा, लेकिन जो सूरत हाल अब आहिस्ता आहिस्ता वाज़ेह होना शुरू हुई है उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो सीटें निकालने में कामयाब हो रही है। लेकिन इन तमाम सूरत हाल के तनाजुर के साथ साथ एक पहलू ये भी है कि PTI भी धांधली का इल्ज़ाम लगा रही है, साथ ही साथ जमात इस्लामी जो है वो भी धांधली का इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया है उसने, और जो जमीयत उलमा इस्लाम फ़े है वो तो ऑलरेडी जो कि इत्तेहादी भी है वो भी धांधली का कह रही है। ये आज का एपिसोड था। अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए पब्लिक न्यूज़।